फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो हम लोग देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। क्लास 6 की बुक है, पार्ट 1 है इसका। ठीक है, इस बुक के हिसाब से हम पढ़ते हैं सारी चीज़ें, देखते हैं क्या है इसमें दिया हुआ। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में ये पहला चैप्टर, कैसे पता करें कब क्या हुआ था, मतलब इतिहास के जानने के क्या स्रोत हैं, क्या उसके जो है सोर्सेज हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। चलिए देखिए इसमें दिया क्या है। कह रहा है हज़ारों वर्ष, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं इसको। हज़ारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। इतिहास, अब यहाँ डिफिनेशन बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ इतिहास, व्हाट इज़ हिस्ट्री, तो आप बताइए इतिहास बीते हुए समय के और समय को और उस समय के रहने वाले लोगों के बारे में जानने का एक क्या है, एक साधन है, एक जो है मेथड है। फिर इसके बाद देखिए अगली हेडिंग है कैसे पता लगाते हैं कि कब क्या हुआ था। देखिए अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। देखिए इतिहास जानने का सबसे अच्छा साधन जो है वो लिखी हुई चीज़ें हैं। जब आप लिखी हुई चीज़ों को पढ़ते हैं तो उस समय के बारे में आप अच्छे से जान पाते हैं। लेकिन जब ह्यूमन बीइंग अर्थ पे जो है डेवलप हुआ और डेवलपमेंट के साथ उसने चीज़ों को सीखा, लेकिन शुरू में वो जो है लिखना पढ़ना नहीं जानता था। ठीक है, तो उसी के बारे में बता रहा है। अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे, तो उनके बारे में कैसे जानकारी मिले। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियार और औजारों द्वारा मिलता है। प्रायः इन वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता ज़मीन के अंदर से खोदकर प्राप्त करते हैं। ठीक है, वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, आपको मालूम है। इन्हीं वस्तुओं के आधार पर जो इतिहासकार क्या बताते हैं, इतिहास बनाते हैं। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भाग में बांटा है। देखिए जो जानकारी मिलती है जो सामानों से, उसको 3 पार्ट में बांट दिया उन्होंने। एक वो सामान जो बहुत पुराने हैं, ठीक है, उसको जो है पूर्व ऐतिहासिक काल का मान लिया गया है ना। और इस समय में जो है जो भी चीज़ें मिली हैं उनके बारे में लिखित कुछ भी नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है वो पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। और वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसमें जो है आपका आदि ऐतिहासिक काल है। और अगर इसको जो है आप इंग्लिश में कहें तो प्री हिस्ट्रिक, प्रोटो हिस्ट्रिक। इसी के बाद इसी प्रकार जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस समय काल को कहते हैं ऐतिहासिक काल। और जब जो है लिखी हुई चीज़ें भी मिली हैं और आज हम उसको पढ़ भी सकते हैं, तो वो जो पीरियड क्या कहलाएगा, ऐतिहासिक पीरियड कहलाएगा, हिस्टोरिकल पीरियड कहलाएगा। अब देखिए ये जो पूर्व ऐतिहासिक काल है या प्री हिस्ट्रिक पीरियड है, इस पीरियड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पीरियड के लोग जो है पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और शिकार पत्थरों से करके अपना खाना पीना करते थे, कपड़े नहीं पहनते थे और गुफाओं में रहते थे। ठीक है, जानवरों का मांस खाते थे, फल फूल खाते, फ्रूट खाते थे या फल खाते थे। ठीक है, तो ये जो है पूर्व ऐतिहासिक काल, अगर इस तरह से देखा जाए क्या सामान इस्तेमाल करते थे तो उसके हिसाब से ये पैलियोलिथिक पीरियड है, मतलब ये जो है पाषाण काल है। ठीक है, अब उसमें भी 3 पार्ट है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और जो है नवपाषाण काल। तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आगे जो है जो आदि ऐतिहासिक काल है इसको प्रोटो हिस्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल आप देखेंगे तो अच्छा, पूर्व ऐतिहासिक काल के जो एग्जांपल हैं वो आपके ऐसे टाइम का है जिस टाइम जो है बस्तियाँ नहीं बनी थी। बस्तियाँ बनी थी लेकिन उतना डेवलपमेंट नहीं था। आदि ऐतिहासिक काल में चीज़ें जो है डेवलप हो चुकी थी। ठीक है, और बाकायदा शहर बन चुके थे। और ये इसका जो एग्जांपल बहुत अच्छा है आपका हड़प्पा सभ्यता। ऐतिहासिक काल में आपका वेदों से शुरू हो जाएगा, वेदों से आपको चीज़ें लिखित मिलने लगती हैं। तो ये है। अब मानव अगर लिखना शुरू किया जब, तो वो कागज़ पे लिखता था? नहीं, कागज़ पे नहीं लिखता था। तो उसमें लिखा हुआ है, इसमें क्या दे रहा है, मानव ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज़ का ज्ञान नहीं था। वो अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों पर लिखता था। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, पत्थरों, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों पर भी लिखे जाते थे।
ठीक है। तो ताड़पत्र, ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते, इस पे जो है आज भी ताड़ के पेड़ के पत्ते देखिए आप तो बहुत बड़े होते हैं। भोजपत्र, भूल एक नाम का पेड़ होता है, उसके जो है पत्तों को लिखा जाता है। ताम्रपत्र, तांबे के जो है तांबे के मेटल को जो है पिघला के उसको जो है पीट के उसको पत्थर की तरह बना के तब उस पर लिखते थे। स्तंभ लेख, पत्थरों को काट के लिखते थे। शिलालेख, ठीक है। स्तंभ लेख मतलब खंबे पे, ठीक है। खंबे का मतलब है कि पिलर पे जो है लिखा करते थे। शिलालेख, चट्टानों को काट के लिखते थे। इस तरह से जो है लिखने का काम शुरू हुआ। तो कागज़ नहीं था उस वक्त, अलग अलग दूसरी चीज़ों पे लिखते थे। इसके बाद देखिए दो इम्पॉर्टेंट जो है सोर्सेज हैं जिसके से हमें हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में पता चलता है, हिस्ट्री जिसके आधार पर लिखी जाती है। पहला जो सोर्स है वो अभिलेख है, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस जिसको कहते हैं। और ये जो है आपके शिलालेख भी हो सकते हैं, इसमें जो है स्तंभ लेख भी हो सकते हैं, तो ताम्र लेख भी हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल इन्होंने दे रखा है अशोक के रुमनदेई अभिलेख के बारे में, जिसमें अशोक ने ये रुमनदेई नेपाल के जो है पास है, और लुम्बिनी एक जगह है वहाँ पे जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, लुम्बिनी में। तो गौतम बुद्ध जहाँ पैदा हुए थे वहाँ पे अशोक गया था, वहाँ पे जो है शिलालेख लगवाया। उसमें उसने लिखा कि मैं लुम्बिनी आया हूँ, और लुम्बिनी के जो है लोगों का जो टैक्स है वो 1/8 कर दिया गया है, ठीक है। हाँ, वो गया था लुम्बिनी अशोक। फिर इसके बाद देखिए इसमें जो लिपि लिखी गई है वो ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। देवनागरी लिपि से उसका जो है कंपेयर उसने करके दिखाया है, तो इसे पढ़ा जा सका है। जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद देखिए सिक्के एवं मुहरे, सिक्के कॉइन्स क्या बताते हैं, एक दूसरा ये सोर्स है, सिक्के और मुहरे। तो सिक्कों पे भी चीज़ें लिखी रहती थी, सन लिखा होगा और राजा का नाम लिखा होगा, और मेटल जो इस्तेमाल किया जाता है उससे जानकारी क्या मिलेगी आपको, कॉइन से आपको और मुहर भी होती थी। उस वक्त पहले मुहर भी चलती थी, जो सामान वामान आता जाता था उसमें मुहर लगती थी, ठीक है। तो सिक्कों से क्या पता चलेगा आपको, उस पीरियड के रूलर का नाम पता चलेगा, ईयर पता चलेगा, और एनिमल्स उस वक्त जो इस्तेमाल होते रहे होंगे उसके बारे में पता चलेगा, और मेटल जो इस्तेमाल होता था उससे आपको उस वक्त की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता चलेगा। और फिर डिज़ाइंस जो होंगे उससे आपको डिज़ाइन के बारे में पता चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग की जो कंडीशन होगी उससे आपको पता चलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग किस प्रोसेस से होती थी, ठीक है। मेटल कौन सा इस्तेमाल होता था, कहाँ से आता था मेटल, ये सब चीज़ें। गुप्त शासक, देखिए एक सिक्का इन्होंने दे रखा है, तो सिक्कों मुहरों में के अंदर लिखा हुआ है, सिक्कों से तत्कालिक शासक का नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती थी। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को एक सिक्के पे ये दिखाया गया, जो सिक्का बगल में है, ये कॉइन ये दिखा हुआ है, ठीक है। इस कॉइन पे कुमारगुप्त का सिक्का है, ये घोड़े पे बैठे हुए दिखाई दिए। इससे लग रहा है कि वो घोड़ा चलाने आता था, ठीक है, अच्छे घुड़सवार थे। तो घोड़े का इम्पोर्टेंस था उस वक्त, और राजा घोड़े पे बैठते थे, ये पता चलता है आपको। और उसका मेटल देख के आपको पता चलेगा किस तरह की वहाँ की जो है कंडीशन थी इकोनॉमिक। अब देखिए इसमें एक सील भी दी हुई है, ये सील जो हड़प्पा के से प्राप्त सील है, और ये सील आपको मेसोपोटामिया से भी प्राप्त हुई है, इराक की सभ्यता उसी समय थी जब हड़प्पा की सभ्यता थी। तो इसलिए लगता है कि दोनों के बीच मुहर जो यहाँ मिली वहाँ पे मिली, इसका मतलब ट्रेड जो है होता था इराक और इंडिया के बीच, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखिए धौलावीरा, एक जगह है धौलावीरा, ये भी हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक जो है शहर है, ये जो है आपको गुजरात में। यहाँ पे जो है जो आपका जल निकासी है, मतलब नालियों का जो सिस्टम है, और जो मकान जो बने हुए हैं या जो शहर बना हुआ है, वो जो प्लानिंग है उसकी बड़ी अच्छी है, इसके लिए जाना जाता है। सारनाथ का स्तूप देखिए इंपॉर्टेंट है, ये सारनाथ का स्तूप आपके अशोक ने लगवाया था, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना क्या दिया था, पहला सरमन दिया था 5 ब्राह्मणों को, ठीक है। वो जगह इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए वहाँ पे उसने स्तंभ लेख लगवाया है ना, माइनर स्तंभ लेख है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है अशोक का। इसके बाद देखिए दूसरा जो इम्पोर्टेंट सोर्स है अब लिखित के बाद, मतलब रिटन फॉर्म में पहला तो शिलालेख वाला था, है ना, स्तंभ लेख था, ये सब चीज़ें थी। इसके बाद जो है दूसरा कॉइन्स था। इसके बाद जो है दूसरा जो बड़ा इम्पोर्टेंट है वो है साहित्यिक स्रोत, ये यहाँ दिया हुआ, ठीक है। साहित्यिक स्रोत के अंदर देखिए 3 पार्ट में इसको बांट सकते हैं। कुछ जो है साहित्यिक स्रोत का मतलब बुक्स हैं, है ना, और जो शिलालेख वगैरह है वो भी है। इसमें क्या लिखा गया है उसमें, इसकी बात हो रही है, किस लैंग्वेज में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, उससे जानकारी क्या मिल रही है। तो साहित्यिक स्रोत के अंदर जो है पहले धार्मिक स्रोत, मतलब बुक्स कौन सी धर्म से रिलेटेड है,
धर्मेतर का मतलब है धर्म की किताबें जो ना हो वो धर्मेतर है। इसके अलावा जो है फॉरेनर्स जो इंडिया के अंदर आए उन्होंने क्या लिखा उस वक्त उससे भी बहुत जानकारी मिलती है, आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं कि कैसे लोग रहते थे, क्या सोसाइटी का सोशल नॉर्म्स थे, क्या उस वक्त सोशल कंडीशंस थी, क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी, क्या पॉलिटिकल कंडीशंस थी, ये पता चलता है। ठीक है, ये कोई हिस्ट्रिकल बुक नहीं थी लेकिन फिर भी वो उस समय के बारे में बहुत सी जानकारी आपको दे देती है। तो इसमें देखिए धार्मिक बुक्स जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडिया सबसे पुरानी मानी जाती है वेद माने जाते हैं। ठीक है, उसमें जो है आपके ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद है। इसके बाद जो है जो वेरी इम्पोर्टेंट बुक है वो है आपकी रामायण महाभारत, वेद वाल्मीकि और वेद व्यास की। इसके बाद जो बुक्स हैं आपकी जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड और जैसे धर्म पिटक है और सूत्र पिटक है, ऐसे जो है बहुत सारे हैं। और ऐसे ही जो है आपका जैन बुकें हैं बहुत सारी, कल्पसूत्र वगैरह है। और जातक कथाएं जो गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बताती हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, उससे भी बहुत इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिलती है। 600 BC में क्या था वो जानकारी आपको आराम से मिल जाएगी। इसके बाद देखिए धर्मेतर का मतलब होता है जो धार्मिक ना हो। तो ऐसे ही आपकी देखिए इंडिका है ना, आपकी जो है राजतरंगिणी है जो कश्मीर के बारे में बताती है। और आपकी जो है मुद्रा राक्षस है, आपकी जो है जैसे आपकी कालिदास की बहुत सारी किताबें हैं, एक दूत है जैसे, और अर्जुन कीर्तिनियम है, बहुत सारी बुक है। फिर उसके बाद देखिए विदेशी जो यात्री आए उनका क्या है, तो एक उसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है मगस्थरी जो आपके जो है मौर्य काल में आए। फिर उसके बाद आपका फाहियान जो गुप्त काल में आया। फिर उसके बाद जो है आपका हेनसोंग जो आपका जो है हर्ष के पीरियड में आया। दे गिव्स वेरी डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी एट दैट टाइम। ओके, इसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इन सब कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्पकार, व्यापार, नाप तौल, कैसे आर्थिक स्थिति का पता चलता है घर। तो इस प्रकार जो है पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। विदेश यात्रियों के विवरण से भी हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राप्त स्रोतों के सहायता से ही इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत का निर्माण करते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों के से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प काम धंधे, व्यापार, नाप तौल, लेन देन आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, स्त्रियों की स्त्री, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्यौहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक तथा राजा प्रजा प्रशासन, सुरक्षा और सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान, मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ और परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। इतिहास हमें मानव की संस्कृति, ये इम्पोर्टेंट है, इतिहास हमें मानव की संस्कृति, उनके धर्म, उनकी सामाजिक व्यवस्था को जानने और समझने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना है। इतिहास का जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि इससे आप जो है आप पास्ट को पढ़िए और उसमें जो इंसिडेंट हुए हैं उससे आप लेसन लीजिए और प्रेजेंट और फ्यूचर को आप बेहतर बनाइए। इसलिए हमें यह भी सिखाता है कि उन बातों का अनुसरण करें जिनसे समरसता और शांति को बढ़ावा मिले, है ना। उन चीज़ों को जो है अपनाइए जिससे पीस का पीस जो है प्रोग्रेस, पीस ये आए, न कि आपस में लोग लड़ें। चलिए, कौन पहले कौन बाद में, इसमें बताया है कि कैसे ये डेट कैसे तय होगी, कौन ज़्यादा पुरानी सामान है, कौन जो है नया है, ये कैसे पता चले। जब ज़मीन में खुदाई होती है तो उसमें कैसे पता चले। तो इसलिए देखिए जब पुरातत्वविद किसी स्थान की खुदाई करते हैं, मतलब आर्कोलॉजिकल साइंटिस्ट जो है जब खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कौन सा स्तर पहले के हैं कौन से बाद में। चलो इसके लिए चित्र देख लीजिए। किसी भी मान लीजिए ये एक ऊंचा है, ज़मीन ऊंची है और उसको जो है खोदा गया है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे अलग अलग सामान मिल रहे हैं। मान लो किसी भी पुरास्थल में कई बस्तियों के अवशेष मिल सकते हैं। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं घर टूटने का पर दोबारा वहीं पर घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान, कूड़ा करकट भी या घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और सैकड़ों साल के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है।
इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है, उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। ठीक है। इतिहास में तिथियाँ, देखिए 2 तिथि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री को पढ़ने में, उसी के बारे में बताया है इसने। इतिहास में कुछ तिथियाँ ऐसे ईसा पूर्व में होती हैं, मतलब जब क्रिश्चियन के जो प्रॉफिट थे ईसा वो पैदा हुए उसके पहले का जो टाइम पीरियड रहेगा वो ईसा पूर्व कहलाएगा, उसके बाद का जो रहेगा वो ईस्वी कहलाएगा। ठीक है, बस ये इतनी चीज़ है इसमें। जो ईसा पूर्व रहेगा उसे बीसी से लिखेंगे। ठीक है, उसे बीसी से लिखेंगे, और जो ईसा के बाद का रहेगा उसे एडी या अन्ना डोमिनस लिखेंगे। ठीक है, एनो डोमिनी से लिखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद देखिए बताया है कि अभिलेख क्या होता है। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसे कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते हैं। मीन्स हार्ड रॉक सरफेस पे जो है अगर आप कटिंग करके जो है कोई चीज़ लिखते हैं तो वो अभिलेख है। इसके बाद स्तूप क्या होता है, तो जो गौतम बुद्ध की लाइफ से, मीन्स गौतम बुद्ध की लाइफ से जुड़े हुए जो भी जो है सामान, उनके जो कपड़े वगैरह, ठीक है, वो उनकी बॉडी के जो पार्ट्स, ठीक है, दांत, हड्डी, राख, ये सब जो है उसको कलेक्ट करके रखा जाता है एक बॉक्स के अंदर, उसी के ऊपर एक गोल स्तूप बना दिया जाता है। ठीक है। टीला क्या होता है इसका माने। पुरास्थल क्या होता है, वह स्थान जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन, इमारतों का अवशेष मिलते हैं, और प्रायः पुरातत्व, हाँ वही कहलाते हैं ये पुरास्थल में जहाँ से आपको जो है पुराने औजार, बर्तन ये सब मिल जाएँ, इमारतें मिल जाएँ। ठीक है। और इसके बाद देखिए भारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत को जो है जाहिर सी बात है बहुत बड़ा है महाभारत। और दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि लंदन का जो म्यूज़ियम है वो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। अब जाहिर सी बात है कि पूरे इंग्लैंड का राज पूरे दुनिया पे था, वहाँ हर जगह से सामान आके इकट्ठा किया उन्होंने, बहुत बड़ा म्यूज़ियम हो गया। इसके बाद देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, ये जो आपका आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट था उसके हेड माने जाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन वगैरह आ जाएगा इसमें। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दूसरा ये दिया हुआ है कि अंतर स्पष्ट करना है प्राक ऐतिहासिक आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में। प्राक ऐतिहासिक में लोग जो है जंगलों में रहते थे, बिना कपड़े के रहते थे, गुफाओं में रहते थे, शिकार करते थे। ठीक है। स्थायी नहीं रहते थे, टहलते रहते थे, घूमते रहते थे, घुमक्कड़ थे। ठीक है। और रिटेन कोई चीज़ नहीं थी। ठीक, खाली भैया औजार वगैरह सामान जो यूज़ करते थे उससे जो बहुत सामान भी नहीं थे। इसके बाद ये खां में क्या है, देखिए आदि ऐतिहासिक में क्या था, आदि ऐतिहासिक में चीज़ें जो है स्थिर थी। ठीक है। और इतिहास और लिखा भी गया है, कुछ शहर वगैरह बन गए थे, वगैरह लोग मिल के रहते थे, राजा महाराजा होते थे, और धार्मिक चीज़ें भी शुरू हो गई थी। लेकिन लिखा हुआ चीज़ पढ़ा नहीं जा सकता आज में। ठीक है। कुछ ऐसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पिक्टोरियल लैंग्वेज बोलते हैं, पिक्टोरियल चित्रों में लिखा हुआ है। जैसे अगर हड़प्पा की सील वगैरह कुछ चित्रों में लिखा हुआ है, समझ नहीं पाया आज तक आदमी उसको, पढ़ नहीं पाया, उसको समझ नहीं पाया। ठीक है। इसके बाद जो है ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल क्या था, तो ऐतिहासिक काल लिखा भी है और हम लोग पढ़ भी सकते हैं उसको। ये सब हिस्टोरिकल पीरियड मानेगा। 600 BC से माना जाता है, मान लीजिए इसको हिस्टोरिकल पीरियड 600 नहीं और पहले से माना जाएगा, जब से वेदों का रचना हुई। फिर उसके बाद देखिए इसमें गलत और सही लगाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है। क्या कह रहा है, सही कथन पर टिक लगाना है और गलत पे क्रॉस लगाना है। कह रहा प्राग पूर्व इतिहास जानने के लिए हमारे पास लिखित सामग्री है, नहीं ये नहीं है। प्राचीन काल के मानव कागज़ पर लिखते थे, बताइए कागज़ था उस वक्त, नहीं कागज़ नहीं था शुरू में, बाद में कागज़ आया, पहले शिलालेख वगैरह पे, पत्र वगैरह पे, भोजपत्र वगैरह पे लिखते थे, तो ये भी गलत है। सिक्कों एवं अभिलेखों से इतिहास जानकारी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। राजतंगड़ी कौटिल्य की रचना नहीं, राजतंगड़ी जो है आपकी कल्हड़ की रचना है और कश्मीर का इतिहास बताती है, ये भी गलत है। वे धार्मिक साहित्य है, सही है। फाहियान मौर्य काल में भारत आया था, फाहियान गुप्त काल में आया था, ये भी गलत है। ठीक है। इसके बाद कोई ऐसा खास है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चालू हो जाएगा। चैप्टर का नाम है पाषाण काल। वो जो है जब जो है ह्यूमन बीइंग डेवलप हुआ, अपने पैरों पर खड़ा हुआ और शिकार करना शुरू किया उसने, तो उसके पास हाथ उसको कमज़ोर एक ये कहिए कि जब बड़े एनिमल्स थे उस वक्त और उनसे लड़ने के लिए ह्यूमन की जो बॉडी थी वो बहुत कमज़ोर थी,
और वो अकेले नहीं लड़ सकता था, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसने जो है पत्थर बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, तो पत्थरों का इस्तेमाल किया, पत्थरों का सबसे पहले इस्तेमाल किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिलते थे आसपास उसके, ठीक है। तो उस पत्थरों को उठा भी सकता था वो, उन पत्थरों को, छोटे छोटे टुकड़े को, तो और उससे जो है जानवरों को मार के खा सकता था। तो सबसे पहले उसने क्या किया, इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करके अपना जो है शिकार बनाना शुरू किया, ठीक है, और अपने को सेफ भी करता था उसी से, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वो पीरियड जब पत्थरों का ज़्यादातर इस्तेमाल था 90%, तो पाषाण काल कहलाता है, ठीक है। बस पहला वीडियो जो था उसको यहीं पर रोकते हैं, पहले लेसन पे। दूसरे वीडियो में हम लोग दूसरा लेसन ये डिस्कस करेंगे, ठीक, ओके। चलो नेक्स्ट जब आएगा लेसन तब उस पर हम लोग दूसरा लेसन पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में।